आइए हम लोगों ने कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज या सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज जो भी कहिए ये स्टार्ट किया था। ये जब हमने स्टार्ट किया था तो इसका जेनेसिस, इसका स्टार्ट जो है वो कहाँ था? इसका स्टार्ट था हमारे फाइनेंशियल सिस्टम वाले में, जहां हमने जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट का जिक्र किया था। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और तीसरा हमारा ये इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी या सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, दोनों नाम से जाना जाता है। इस इंटरमीडियरीज के मेजर 3 काम हमने कहा था। अलग अलग इंटरमीडियरीज होते हैं, ये सारे इंटरमीडियरीज मोस्टली इन्हीं 3 कामों को करते हैं। पहला, टू वर्क एज चेन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इश्यूअर, उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करना, चेन का काम करना, एक दूसरे को मिलाने का काम करना। दूसरा, इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना, इन्वेस्टर को जो है वो हेल्प करना, इन्वेस्टर्स को एडवाइस देना। तीसरा, ईश्वर को हेल्प करना, ईश्वर को फैसिलिटेट करना, ईश्वर को एडवाइस देना। अलग अलग इंटरमीडियरीज के ये अलग अलग 3 तरह के काम है। इंटरमीडियरीज फिर बहुत सारे हमारे कोर्स में जो है वो हमने सामने रखा, और हम लोगों ने एक एक करके मर्चेंट बैंकर, आरटीए, अंडरराइटर, बैंकर्स टू एंड इशू, डिवेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सब पढ़ लिया। 3 हमारे बचे हुए, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। यहां पहुंचने से पहले तक एक एक करके सब हमने पढ़ लिया था, और सब पढ़ने के बाद जब हम पहुंचे पोर्टफोलियो मैनेजर पे, यानी यहां तक का सफर हमने ऑलरेडी तय कर लिया है। अब हम आए हैं पोर्टफोलियो मैनेजर पे, यानी 3 जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस मामले में जुड़े हुए हैं ये जरा देखना है। कुछ इनकी चीजें आपस में सिमिलर है, कुछ जगह पे थोड़ी जो है वो डिसिमिलैरिटी है। तो बेसिकली अब ये पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट है क्या, किस तरह के सर्विस को हमें देते हैं ये हमें जानना है। तो यहां तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो पूछिए, वरना इजाजत दीजिए, कहिए हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे? यस सर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा पोर्टफोलियो मैनेजर की। छोड़िए पोर्टफोलियो मैनेजर, भूल जाइए वो, नॉर्मल एक डिस्कशन कीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं, जो नॉर्मली है ही आपके पास, क्योंकि यही लैंग्वेज यूज किया जाता है तो इसलिए मैंने भी बोला अगर आपके पास पैसे हैं, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। आप लोग मालदार आसान, मेरे केस में होता तो अगर मगर लगाना भी चलता। आपके पास पैसे हैं और आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं, आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, शानदार समझ है मार्केट की। अगर आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है तो खुद से अपने पैसे अलग अलग कंपनी के शेयर्स में, अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे। शेयर्स चूंकि बहुत पॉपुलर है, इसीलिए कभी अगर मुंह से निकल जाए तो आप समझिए कि हम लोग सिक्योरिटीज की ही बात कर रहे हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाएंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो उस समय आप एक्सपर्ट हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इस समय किसी भी इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन या आपका एनालिसिस, आपका रिसर्च या आपका इंट्यूशन या आपका ओवरऑल ओपिनियन क्या डिराइव हुआ है? इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बढ़ने वाला। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं तो इसका मतलब इसका प्राइस फ्यूचर में घटने वाला है, बढ़ने वाला, बढ़ने वाला है। इसका मतलब उसका प्राइस क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाला है। यही सोच के ना आज आप उसमें पैसे लगा रहे हैं, यस या नो? यस सर। अब आपको फायदा कब होगा? जब उसके प्राइस बढ़ेंगे। यस सर। अगर उसका प्राइस कम हो गया तो ऐसे केस में आपको क्या होगा? लॉस होगा। और ये लॉस होने की वजह क्या होगी? शायद आपका जो प्रेडिक्शन था वो प्रॉपर एनालिसिस पे बेस्ड नहीं था, या कहीं ना कहीं कमी थी। यस या नो? यस सर। चाहे जो भी कमी हो, मुझे नहीं पता मार्केट सेंसिटिव कितना है ये नहीं समझ पाया, कमी ही तो कहलाएगी। अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, साफ तौर पे मुझे बताइए, चाहे कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत थी, चाहे राइटिंग एबिलिटी में दिक्कत था, चाहे एग्जाम के दिन जो है वो सर में दर्द हो रहा था, चाहे जो है वो उस दिन जो है वो आपके घर में कोई मेडिकल क्राइसिस आ गया था, कुछ भी हो गया था, फाइनली रिजल्ट क्या बोलेगा?
कि आप में कमी थी, जो भी कमी निकली, लेकिन कमी थी या नहीं थी? यस सर। चाहे चीजों को मैनेज करने की कमी निकली आपकी, चाहे चीजों को पढ़ने की कमी निकली, चाहे पढ़ा बहुत अच्छा था, एग्जाम फोबिया को मैनेज नहीं कर पाए, जो भी चीज था, डेफिशिएंसी आपके साइड से था या एग्जामिनर के साइड से था? हमारे साइड से। तो ठीक वैसे ही आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया और आपने प्रेडिक्ट किया था कि उसके प्राइस जो है वो बढ़ेंगे और प्राइस नहीं बढ़ा, आपको लॉस होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे साइड है, हम कुछ और उसमें बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस बढ़ जाए तो कभी लॉस होगा आपको किसी इंस्ट्रूमेंट में? लेकिन इसके लिए आपको क्या बनना होगा? एक्सपर्ट। क्या लोगों को फायदा नहीं होता है? अब तो राकेश झुनझुनवाला नहीं है, बार बार मुंह में आ जाता है एग्जाम्पल में, मोतीलाल ओसवाल, ये जो हमारे हैं नरनोलिया, इतने जो भी तरह के और भी हैं, ये जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वॉरेन बफेट वगैरह, ये जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको प्रॉफिट होता है या नहीं? प्रॉफिट नहीं होता तो इनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे होती? पता है ना आपको कितना करोड़ का जो है वो नेटवर्थ था राकेश झुनझुनवाला का? यस सर। यस सर। 10,000 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा, ये जो ऑफिशियल आया है, बाकी नहीं पता, हम तो ऑफिशियल पे ही चलेंगे ना, उनके घर जाकर के जेब और दराज तो ढूंढेंगे नहीं। तो 10,000 करोड़ का यही बिजनेस वो करते थे और कोई बिजनेस नहीं करते थे, ना पढ़ाने का काम, ना कुछ, सिर्फ कंसल्टेंसी उनका काम था, और वो भी इंस्ट्रूमेंट में। यही काम वो करते थे, लोगों को एडवाइस देते थे। तो लोगों को जो एडवाइस देते थे, जरा सोचिए वो कैसे लोगों को एडवाइस देते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा मुंह देखकर एडवाइस देते थे, वो उन लोगों को एडवाइस देते थे जो उनका कंसल्टेंसी क्या करता था? पे कर पाता था। और अपने इस एडवाइस के बदले में ये मुफ्त का ज्ञान देते थे या पैसे लेते थे लोगों से? लेते थे सर। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की डील होती थी, कुछ से परसेंटेज में होती थी, कुछ से होता था कि बस मैंने आपको कह दिया, बाकी आप जानिए कितना अमाउंट इसमें लगाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्सपर्ट हमें मिल जाए और वो एक्सपर्ट हमारे जो है पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अगर आपने जो है वो एसबीआई का शेयर खरीदा हुआ है, अगर आपने जो है वो इंफोसिस का शेयर खरीदा हुआ है, अगर आपने जो है टीसीएस का शेयर खरीदा हुआ है, और अगर इंफोसिस के 100, अगर एसबीआई के 100 शेयर, इंफोसिस के 200 शेयर, टीसीएस के 250 शेयर्स हैं, और मैं पूछूं, ये मान लीजिए कि सूरज ने इतने पैसे लगाए हैं, अगर मैं पूछूं कि सूरज का पोर्टफोलियो क्या है, तो वो बोलेंगे कि सर एसबीआई के 100, इंफोसिस का 200 और टीसीएस का 250, ये मेरा पोर्टफोलियो है अभी के समय। कुछ दिन के बाद टीसीएस के सारे शेयर भेज देते हैं और विप्रो का शेयर ले लेते हैं और विप्रो के 300 शेयर ले लेते हैं। अब मैं पूछूंगा कि सूरज आपका पोर्टफोलियो क्या है इस समय, तो क्या बोलेंगे? एसबीआई के 100, इंफोसिस के 200, टीसीएस के 250? नहीं सर, विप्रो के 300, टीसीएस को हटा के बोलेंगे। यस सर। यही पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे जो है एक पर्सन जो इन चीजों को मैनेज करेगा आपके लिए, वो क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो मैनेजर। वो आपके लिए जो है वो दो तरह से काम करेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को, फिर मैं लिखने का टाइम तो आपको देता हूँ और एक लाइन तो बात करेंगे ही करेंगे। पहले पूरे कहानी जैसे में समझ लीजिए कि अगर लिखना बस आ जाए तो जरूरत नहीं मैं जो लिखने कहूंगा उसकी, आप खुद से भी लिख पाए, इतनी कम से कम बात समझिए, क्योंकि इतने बात हमेशा याद रहेगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। अब दो तरह से वो आपकी मदद करते हैं। वो आपको कहते हैं कि पहला, मैं आपसे पैसे लूंगा, आप मेरे क्लाइंट बनिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपनी में किस समय पैसे लगाने हैं, किस समय जो है वो निकलना है, कितना लगाना है। कहने का मतलब है कितने टाइम के लिए लगाना है। वो आपको बताएगा किस कंपनी में लगाना है, कब लगाना है, कब एग्जिट करना है, ये सब बताएंगे आपको। और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे तो इन्वेस्टमेंट ना करें। अकाउंट का कंट्रोल आपके पास रहेगा। आपका जो है वो अकाउंट होगा। आज शेयर खरीदने पे पैसे आपके बैंक अकाउंट से जाएंगे और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे दिया, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि एसबीआई के शेयर्स का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है कल। अब इसका मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कि सर आप क्या बोल रहे हैं। एग्जांपल डिस्क्लेमर दे दूं, ये एग्जांपल है, वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक घटनाओं पे ये आधारित है। तो मैंने बोला कि कल जो है वो एसबीआई के शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ेगा
और ये जो है वो प्राइस जो है आप इसमें ले लीजिए, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो कल आप इस प्राइस के बीच में अगर मिले तो ले लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस इतने तक जाएगा, तो जब फिर इस रेंज में जाने लगे तो बेच दीजिएगा। मैंने आपको कह दिया। अब अगर आपके पास 5 लाख है तो आप 5 लाख के लायक काम कीजिए, 10 लाख का है तो 10 लाख के लायक काम कीजिए, आपकी मर्जी। आपको नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना मत कीजिए, आपके पास है ही नहीं पैसे उस समय अकाउंट में, मत कीजिए। अगर आपने खरीद लिया, फिर मैंने बेचने का भी बताया हुआ कि इतने पे बेचने का लगा दीजिए, आपने बेचने का भी पहले से फिट कर दिया, जब वो प्राइस आया सेल हो गया। अब जब आपने खरीदा था तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आया या मैंने एडवाइस दिया तो मेरे डीमैट अकाउंट में आया? हमारे पैसे मेरे अकाउंट से गया या आपके बैंक अकाउंट से गया? हमारे बैंक हमारे सर, कल के डेट में प्रॉफिट हुआ मेरे बैंक अकाउंट में आया या आपके? हमारे हमारे बैंक में जिस दिन मैंने आपको ये सलाह दिया उसी दिन मैंने अपना कमीशन ले लिया है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपको प्रॉफिट होगा तो आप मुझे देंगे। उसी दिन ले ले लेंगे। उसी दिन हाँ जी, और मैंने आपको कहा कि इसी तरह की सर्विसेज मैं आपको अगले 1 महीने तक देता रहूंगा, और आपने मंथली मुझे पे कर दिया तो 1 महीने तक वो सर्विस दूंगा, 1 साल के लिए किया तो 1 साल के लिए दूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे कि सर पिछले महीने आपने एडवाइस तो सारे दिए थे लेकिन मैंने एक भी एग्जीक्यूट नहीं किया, तो सर छोड़ दो पैसे। क्या ऐसा होगा? नो सर। सर एडवांस में मैं लूंगा अगले महीने का। अगर आपने एडवांस नहीं दिया तो फिर कोई टिप मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा। नहीं देंगे। एक तरीका ये हुआ पोर्टफोलियो मैनेजर होने का। दूसरा, आप मुझे कहते हैं कि सर आप एडवाइस तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय पे देते, बहुत शानदार देते, बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि हर बार आपके एडवाइस जब मिलते हैं मुझे तो उस समय मैं तुरंत नहीं लगा पाता हूं, क्योंकि शेयर्स के प्राइस तो इमीडिएटली बढ़ते हैं फिर इमीडिएटली डाउन भी होते हैं। जब तक मैं सोचता हूं कि आपके दिए हुए एडवाइस के अकॉर्डिंग लगाऊं या अगले दिन आऊं तो फिर तो मार्केट ही बदल गया रहता है, तब तक तो बढ़ा वाला प्राइस हो गया रहता है, क्योंकि आप तो कहे थे कि 30 से 35 के बीच में खरीद लेना, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा, 45 से 47 के बीच में फिर निकाल भी देना, क्योंकि उसका फिर नीचे आ जाएगा तो बेच देना। अब देखिए, ये जब मैंने आपको एडवाइस दिया तो उस समय आपकी मीटिंग थी, आज पूरे दिन आप ऑक्यूपाइड थे, आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाए। अगले दिन जब आए तो अगले दिन आप फ्री हुए 2 बजे, 2 बजे जब आए तो उस समय बेचने वाले चीज का प्राइस हो गया था 47 चल रहा था। अब मुझे बताइए, मेरे एडवाइस में कमी थी या आपको मौका नहीं मिला, ये कमी थी? हमें मौका नहीं मिला। मौका नहीं, आपकी भी गलती नहीं है, लेकिन आप पैसे रहते हुए भी टाइम तो होना चाहिए, सिस्टम पे बैठिएगा तभी तो लगाइएगा। अब ऐसे केस में आप मुझे कहते कि सर आप एक काम करो, ये लो मेरे पैसे, ये आप अपने पास रखो, एग्रीमेंट के तहत सब कुछ होता है, आप अपने ही अकाउंट से इसे डील करना, जब मर्जी खरीदना जब मर्जी बेचना, क्योंकि बेचने का भी राइट फिर देना होगा, क्योंकि मैंने बोला 47 का फिर प्राइस और कम होगा। तो अगर 35 पे मैंने खरीदा और 45 पे ही मैंने बेच दिया तो मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ ना। यस सर, अब ऐसे ऐसे मैंने जो है वो 1000 शेयर के साथ ऐसा किया तो मुझे 10,000 का फायदा हो गया। फिर प्राइस घट करके जो इसका आना था 32 वगैरह के आसपास, फिर जब कम आया तो फिर मैंने ले लिया, फिर बेच दिया। एक बंदा है लेकर के चुपचाप रखे हुए, कहा कि इसीलिए हमें पोर्टफोलियो मैनेजर चाहिए, क्योंकि फटाफट ये ट्रेड करना, आज लिया कल बेचना, या आज लिया 3 दिन बाद वो टारगेट रेंज है बेचो, फिर वो कम जाएगा, फिर लो फिर बेचो, तब जाकर के बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपने कहा कि सर संभाल लो ना सारा कुछ आपने। मैं बोला कि भाई इतना हेडेक अगर मैं लूंगा तो बताइए रिलेटिवली पहले से ज्यादा कमीशन, पहले से ज्यादा फी लूंगा या कम लूंगा? ज्यादा। क्योंकि पहले तो मेरा काम था, मैंने बोल दिया, एक मैसेज शूट कर दिया, एक एसएमएस भेज दिया, अब आपकी मर्जी, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। अब एसएमएस शूट नहीं करना है, बल्कि उसे खुद से क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है, और खुद अलर्ट रहना है कि सही समय पे उसे क्या करना है, एग्जीक्यूट। एक बार खरीदने वाला किया तो दूसरी बार बेचने वाला भी सही समय पे क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, और नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। तो अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो इस केस में बताइए सारे राइट मेरे पास है या नहीं? जब मैं चाहूंगा खरीदूंगा, जब मर्जी मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलत चीज करूंगा, गलत चीज करूंगा तो मेरे क्लाइंटल खराब होंगे या नहीं? यस सर, यस सर। अब जरा एक चीज सोचिए, अगर मैं आपको खराब तरीके से पढ़ाऊं, तो अगर मैं खराब तरीके से पढ़ाऊं तो मेरा भी कहीं कुछ लॉस है या नहीं है? है। आप अगर देखेंगे लॉन्ग रन में तो है। मेरी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, मेरा स्टूडेंट बेस खराब होगा, कहीं ना कहीं मुझे मॉनेटरी लॉस होगा, क्योंकि ये मैं प्रोफेशनली करता हूं। लॉस है या नहीं मुझे? क्या मेरे आपके बीच में कहीं एग्रीमेंट हुआ है कि मैं आपको पास कराऊंगा ही कराऊंगा, नहीं पास कराया तो गोली मार दीजिएगा आप मुझे? या ना बोलते जाइए।
नो सर। नो सर। नो सर। नो। आप फेल करें या पास करें, अगर आप फेल करेंगे तो क्या मेरे ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं लीगली? नो सर। नो नहीं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं बेईमानी से पढ़ाऊंगा? नो सर। नो सर। कि इससे मेरा भी नुकसान होगा। जैसे मैंने आपको नहीं बोला कि मैं आपको सिर्फ पास कराने के लिए नहीं, मैं पहले दिन बोला था मैं अपना भी रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं दम लगाऊंगा और आपको थोड़ा मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कभी कभी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूं या गलती से कभी बोल दिया मुक्का मारूंगा, प्लीज उसको लेकर के मानहानि का मुकदमा या हैशटैग मुक्का मारो टीचर मत कर दीजिएगा। आजकल बच्चे बड़े एक्सपर्ट हो गए, कुछ कर देते हैं। वो जब भी बोला तो इसका मतलब क्या सही में मैं मुक्का मारने आ रहा हूं या सिंबॉलिक है? सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक। ई मुक्का है वो, ई मुक्का है। ई मुक्के का चोट नहीं लगता है, ये अच्छी बात है। आपको पता है हम लोग को ई मुक्का नहीं मिलता था, हम लोग को फिजिकल मुक्का मिलता था। हम लोग का कैश सेटलमेंट नहीं होता था। हम लोग के साथ कौन सा सेटलमेंट करते थे पापा? कैश सेटलमेंट। डिलीवरी सेटलमेंट करते थे, सही में बजा डालते थे। याद आ रहा है कुछ कैश और डिलीवरी सेटलमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ही लैंग्वेज में बात कीजिए, अपने छोटे भाई बहन को बोलिएगा कि देख ले कैश सेटलमेंट नहीं चलेगा, डिलीवरी सेटलमेंट चलेगा। वो मुक्का मारेंगे, मुक्का में डिलीवरी और कैश सेटलमेंट, और इसी से पढ़ाइएगा उन्हें। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा भी स्टेक जुड़ा हुआ, ठीक उसी तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर का सारा बिजनेस इसी चीज पे, यही उसका बिजनेस इसी चीज से उसने लाइसेंस लिया है टू वर्क एज पोर्टफोलियो मैनेजर। अब आप जब उनको सारे अधिकार इस बार मुझे दे दिए तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी। यू हैव गिवन ऑल द राइट्स, ऑल डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप मुझे कहते हैं कि सर जैसे है एक कोर्स भी होता है, कभी बाद में और डिटेल बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं गारंटी कोर्स। उसमें आप कितने बजे सोइएगा ये मैं तय करूंगा, आप कैसे पढ़िएगा ये मैं तय करूंगा, रिवीजन आप हमारे सामने करेंगे। आप कहेंगे सर इसका मतलब कहीं बुला के करते हैं? हाँ जी, अलग जगह पे गद्दे बिछे हुए रहते हैं, आपको वही पढ़ना है। अगर इतने देर में आपने नहीं सुना है तो करेले का जूस पिलाया जाता है बाबा रामदेव का, इसी तरह से दिया जाता है। खुद बच्चा रिवाइज करता है, सब कुछ करता है, रिजल्ट परफॉर्म करता है। कहने का मतलब है कि आपने सारा डिस्क्रिप्शन मुझे दे दिया कि सर मुझे मुक्का मारो, जो मारना है आप मारो, लेकिन बस सर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बस मुझे पास करा दो, मुझे रैंक लगा दो, जो भी हमारे बीच में तय हुआ। तो ऐसे केस में आपने खुद मुझे सारे अधिकार दिए हैं या नहीं दिए हैं? सर खुद भी है हमने। ऐसे में आपको करेला का जूस पिलाऊं, मजाल है तुरंत पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। छड़ी मारू, मुक्का मारू, रात में बोलूं कि आपको अभी जग करके पढ़ना है, अभी ये रिवाइज करना है, कभी मेरे बाल उग पाएंगे ना? लेकिन आपने खुद अगर ये राइट दिया है तो वो एग्रीमेंट का अगर पार्ट हुआ तो मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, टेंजिबल रहेगा या नहीं? चलेगा सर। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। तो दो तरह के पोर्टफोलियो मैनेजर, एक कहलाता है नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजर, अनदर वन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर जो हुआ उसका मतलब हुआ कि जो सिंपल वाला है कि उसने अपना एडवाइस दिया, सारी ज्ञान दी, बुद्धि दी, अब आपकी मर्जी, चाहे तो उसे एग्जीक्यूट एक्सरसाइज करें या ना करें। और डिस्क्रिमिनेटरी के केस में सिर्फ आप उन्हें पैसे देते हैं, सारे राइट आपने उन्हें दे दिए, खरीदने का भी, बेचने का भी, कितना खरीदेगा, कब खरीदेगा, सारे अधिकार उसके पास। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर। क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए यस सर। अब इसके बेसिक एस्पेक्ट को समझने के बाद जरा इसके एक एक पॉइंट में आते हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो का मतलब क्लियर है, आपका किस किस जगह इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करने वाला पर्सन क्या कहलाया? पोर्टफोलियो मैनेजर। मैनेजर, जो पोर्टफोलियो को मैनेज करे। एनी पर्सन हु परसुएंट टू दिस, अब यही हमारा दो जो है वो यहीं पे मैंने लिखा है, डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर। इनको आपने क्या कर दिया, सारा फंड सब कुछ दे दिया और सारा राइट क्लाइंट के बिहाफ पे उनके पास से एक्सरसाइज करने का। A discriminatory portfolio manager means a portfolio manager who exercise under a contract relating to portfolio manager any degree of discretion as to the investment, management of portfolio of securities, the fund of the client। जो बात की बस वही स्टेटमेंट यहाँ था। अब अगर कोई जो है बनना चाहता है पोर्टफोलियो मैनेजर तो उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ या मिनिमम 2 करोड़? मिनिमम 2 करोड़। हाँ जी, मिनिमम 2 करोड़, क्योंकि अगर मेरे पास 5 करोड़ है तो भी मैं कर सकता हूं। अगर सिर्फ 1 करोड़ है तो क्या मैं पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकता हूं? नो सर। नो सर।
यहां से ही ध्यान रखिएगा, यहां से ही आपको जो है वो अगले चीज का नींव पड़ेगा। दो और जो हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्थ देखिए कितना ज्यादा है, मिनिमम कितना नेटवर्थ होना चाहिए, 2 करोड़। 2 करोड़। और ये 2 करोड़। हमेशा हमेशा ये कंपनी ही होंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर ऑलवेज शुड बी इन विच फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट होगा। बॉडी कॉर्पोरेट। आम आदमी नहीं बन सकता। आप कहिएगा सर तब तो हो गया, आम आदमी फिर कैसे एडवाइस देगा, कैसे करेगा? अगर मुझे ज्ञान भी है तो आएगा, वो भी चीज आएगा। फिलहाल अगर आप कंपनी के फॉर्म में है तभी आप क्या बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो और आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम 2 करोड़। 2 crores. 2 crore. A portfolio management plays a pivotal role in deciding the best investment plan for an individual age income. जब भी वो आपके लिए कोई प्लान बनाते हैं, किस बेसिस पे ध्यान में रख करके, क्योंकि आप उन्हें बताते हैं कि आप पैसे कितने दिन के लिए स्टक करना चाहते हैं, आप कितना रिस्क जो है वो ले सकते हैं, इस समय आपकी उम्र क्या है, आपके सर उम्र से क्या लेना देना। उम्र से इसलिए लेना देना है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, वो अगर जो है वो 70 इयर्स का है, तो वो अगले 15 साल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट, 10 साल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान अगर करे तो क्या ये सही है? तब तक कहीं और वो पहुंच गया। नो समझते हैं मेरी बात को? सर एक बार रिपीट कर दोगे वाला? मैंने कहा कि अगर कोई आदमी, मैंने कहा कि एज से भी लेना देना है आपके इन्वेस्टमेंट प्लान का। आप कुछ उम्र के हैं, इसके बेसिस पे जब आप मेरे पास आएंगे कि सर इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे लिए बताइए, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी एज क्या है। अब आप, ये मेरा क्वेश्चन था कि एज का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लेना देना है एज से। तो मैंने कहा एज का इसलिए लेना देना है कि अगर कोई बंदा जो है वो 30 के एज में आया है, अगर कोई बंदा 25 के एज में आया है, अगर कोई जो है वो 60 और 70 के आसपास आया है, तो सबके लिए अलग अलग होगा। जो बंदा 25 साल की उम्र में है, उसके लिए अगले 10 साल के अकॉर्डिंग भी मैं प्लानिंग बताऊं तो चलेगा या नहीं चलेगा? Yes, sir. यस सर। अब अगर 70 साल वाले को बताऊं अगले 10 साल का, तो सर उसके लिए भी चलेगा। सोच के देखिए, एक एज भी तो चीज है। 10 साल का उसको जो बताया तब तक रहेगा, तब ना भोगेगा, या वहां से लेगा अपना डिविडेंड और बाकी चीज। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों की लायबिलिटी, लोगों का जो है वो उस पैसे का यूज, लोगों का फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब एज के अकॉर्डिंग होता है। जब आप 25 की उम्र में होते हैं तो आप बहुत अलग तरह की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उस समय आपको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी, उनके जो है वो एकेडमिक को लेकर के कब कब पैसे चाहिए, तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आपके रिस्क लेने का एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी, कितने दिन के लिए अपने पैसे को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके पैसे की रिक्वायरमेंट कब कब है, इन सब के बेसिस पे वो आपके लिए क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। क्या सबको जो है वो एक ही नाप का शूज पहनाते रहेंगे, या सबके लिए कस्टमाइज करके प्लान देंगे? कस्टमाइज करके। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि सबकी एबिलिटी वगैरह को देखते हुए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, पेइंग एबिलिटी, फंड आपका जो ब्लॉक करने का एबिलिटी, इन सब के बेसिस पे देंगे। A portfolio manager is responsible for making an individual aware of various investment tools available in the market and benefit associated with this plan. उसकी जिम्मेदारी लेगा, जो जो चीज है वो आपको बताएगा, लेकिन कहीं भी कोई कमिटमेंट नहीं होता है कि इतना परसेंट का आपको क्या कराऊंगा, प्रॉफिट कराऊंगा ही कराऊंगा। अगर कभी ये चीज वो बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे, ओरली, कागज पे लिखा हुआ कहीं भी नहीं होगा। ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये कमिटमेंट देना लॉफुल है ही नहीं। ये सिर्फ कुछ ही ऐसे जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एश्योर्ड रिटर्न का गारंटी दे सकते हैं। अगर कोई भी चीज इक्विटी मार्केट से लगाया जा रहा है तो उसमें कहीं भी कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं हो सकता। अगर है तो उन्हें पहले से भी को बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे वो ऐसा करे ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। ए पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन फॉर द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है हमारा सब कुछ किसके बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजर के इतने चीज से हमारा काम तो चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट आया। क्या क्या एस्पेक्ट आया? पहला एस्पेक्ट आया कि अगर कोई कंपनी के फॉर्म में नहीं है तो क्या वो सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सपर्ट होने के बावजूद क्या वो अपना ओपिनियन कहीं नहीं दे सकता? क्या इसके बेसिस पे वो अर्निंग नहीं कर सकता? कहा गया अभी के अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि जब तक पोर्टफोलियो मैनेजर का रेगुलेशन था तब तक तो उन्होंने क्या बोला था, ओनली अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन वर्क एज पोर्टफोलियो मैनेजर, और नेटवर्थ भी कितना रख दिया था, 2 करोड़, मिनिमम 2 करोड़। तो इंडिविजुअल तो ऐसे ही, जब आप इंडिविजुअल हैं तो क्या आप बॉडी कॉर्पोरेट हो गए?
नहीं, इसका मतलब इंडिविजुअल तो आ ही नहीं सकते, और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट बन भी जाएंगे तो नेटवर्क कम से कम कितना लेकर के आइए, 2 करोड़। तो सिर्फ एक्सपर्ट होने से भी आपका काम नहीं चला। जैसे आप मेरे ही केस में देख लीजिए, मान लीजिए कि मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं पढ़ाता अच्छा हूं, आप बोलेंगे सर ऐसे बात मत मानो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं भी खुश हो जाऊंगा, तो मान लीजिए मैं पढ़ाता अच्छा हूं, अब आप तक मैं पढ़ाने के लिए जाऊं, इसके लिए मुझे और टूल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, मुझे और हेल्पिंग हैंड चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह के मोड में पढ़ाने के लिए यस सर। Yes, sir. चाहिए। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी ना हो, देखिए मैं वेट करता रहता हूं, अगर लेट हो गए सर तो आप देखते हैं ना स्क्रीन शेयर रैट दिस दैट आता है ना इशू, Yes, sir. मेरी भी डिपेंडेंसी है या नहीं किसी के ऊपर, यस सर। उनकी डिपेंडेंसी भी है या नहीं मेरे ऊपर, यस सर। Yes, sir. लेकिन उनके केस को भी हटा दीजिए, क्योंकि पढ़ाना मुझे है, ज्ञान मेरे पास है, लेकिन सिर्फ मेरे पास ज्ञान रहने के बावजूद भी मैं आप तक नहीं पहुंच सकता था, मैं आपसे अर्निंग नहीं कर सकता था, मैं आप तक अपने जो है वो सब्जेक्ट को पहुंचा करके मैं जो है वो अर्निंग नहीं ले सकता था। अगर इस चीज से मैं अर्निंग लेता हूं तो सही कह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। ठीक Yes, वैसे sir. ही आपके पास कूट कूट के ज्ञान है मार्केट का, खूब अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन आपके पास एक जो कमी है वो ये है कि आप कंपनी के फॉर्म में नहीं है और आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप क्या करें, पोर्टफोलियो मैनेजर पहले बने। तो क्या ऐसे केस में आप जो है वो अपने इस चीज को, जो भीतर का कीड़ा है, जो आपका ज्ञान है, कहीं से पहुंचा सकते हैं किसी के जरिए? कहा कि ऐसे ही केस में इन्हीं सब चीजों के कारण YouTube चैनल इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं छोटे एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ, है ना YouTube चैनल जैसा Yes, चीज। sir. Yes, यस sir. सर। अभी जैसे मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए बहुत हैवी अमाउंट जूम को जाता है, क्योंकि ये सब जो है वो फ्री वाला नहीं है, ये सब क्या है, पेड है। तभी आपके अलावा कोई और इसमें नहीं आएगा, आएगा तो उसमें लिंक होगा, बहुत सारे चीज होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर पा रहे तो थोड़ा अलग लेवल पे कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल तो आप सुने होंगे ना, यूट्यूब के जरिए भी लोग लाइव होते हैं, Yes, ठीक है। sir. यस सर। थोड़ी उसमें कमी रहेगी, क्योंकि उसका क्लास कोई भी क्या कर सकता है, फिर उसके बाद डाउनलोड कर सकता है, ये तो पता होगा आपको Yes, अगर sir. यूट्यूब Yes, लाइव हो sir. रहा है। लेकिन मुझे बताइए, ये वाला आप जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो सर, बिना आपकी परमिशन के। हाँ या ना? No, sir. मैं चोरी वाली बात को नहीं कह रहा हूं, मैं Yes, कह sir. रहा हूं कि ऑथराइज तरीके से क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? नो सर। सर। नो सर। क्या मैं ऑथराइज तरीके से मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं या नहीं? Yes, sir. कर सकते यस हैं। आप सर। देखते ही हैं, करता हूं। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि मेरा अगर काम यहां से नहीं बनेगा तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब चैनल जैसे पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना है, बस मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक वैसे ही ज्ञान आपके पास है, पोर्टफोलियो मैनेजर वाले रूट से नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? बॉडी कॉर्पोरेट और दूसरा नेटवर्क। तो ऐसे केस में एक और चीज निकल करके आया, और वो निकल करके आपका जो है वो क्या आया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। देखिएगा कि किस तरह से वो इसी का जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा फॉर्म हो गया, जहां पे जो है वो कहा गया कि आप कंपनी फॉर्म में आइए या किसी और फॉर्म में भी आ सकते हैं, और नेटवर्क को भी उन्होंने कम कर दिया। तो इसी से मिलता जुलता उस तरह ये चीज, कुछ चीज मिलता जुलता रहेगा और कुछ कमी रहेगा, अलग रहेगा कि नेटवर्क का अलग एस्पेक्ट रहेगा, लेकिन इसी तरह की चीज को वो करेंगे। अब क्या वो भी वहां भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन और ये सब जैसा चीज होगा तो वो देखना रहेगा। तो फिलहाल आप पहले क्या कर लीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजर को कॉपी कर लीजिए, तब हम लोग उस पर आएंगे। आप पहले बता दीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजर क्लियर है? कहीं कुछ दिक्कत आ रही है समझने में? नो सर। नो सर। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, बहुत जरूरी है। अब मुझे की बताइए, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, छोड़िए, इस पेज पे आ जाते हैं जानबूझ के, हर चीज मैंने आपको बोल दिया है, बस लिखवाया नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या कुछ पॉइंट आप लिख पाएंगे? अगर एग्जाम में अभी मान लीजिए कोई हमसे कुछ पूछ दे, तो क्या हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में लिखने लायक ज्ञान नहीं है? यस सर। Yes, sir. यस सर है। अब अगर हम नहीं लिख पाएंगे तो सही में मैं कह रहा हूं एक ही चीज होगी, वो होगी हमारी राइटिंग कैपेबिलिटी। सही कह रहा हूं? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो कभी कभी क्या होता है, चीजें आती रहती है लेकिन लिखते में दिक्कत रहता है, लेकिन ये कैसे दूर होगा, ये बताइए मुझे।
Right. daily practice, प्रैक्टिस, एक ही चीज इसका है, प्रैक्टिस। मैं किया तो मेरा हो गया, आप करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कोई कोर्स जल्दी कर लेता था कि मुझे बस अगर आपने ये बता दिया ना, मेरा काम इतने पे ही खत्म हो जाता था। अगर जब मैं स्टूडेंट था आपकी जगह पे, तो मुझे नहीं ये रटना था, मुझे ये नहीं लिखना पड़ता था। मतलब एक बार लिखा हुआ जरूर रहता था अपने पास रखने के लिए, लेकिन मैं ये लैंग्वेज ही नहीं फिर पढ़ता था। बस हो गया, मुझे आपने समझा दिया, अब मैं अपने एक में लिख लूंगा। हाँ, ये जरूर मैं भी लर्न करता था, क्योंकि ये तो याद रखने वाली बात है नहीं है ये अमाउंट, ये बस Yes, एक sir. रट्टा मारने वाली बात है। बाकी इसमें से कोई रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। अगर आपने समझ लिया है तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो हमें यही कैपेबिलिटी डेवलप करना है कि अगर कोई चीज हमारा समझा हुआ है तो एक पैसे का हमें दिक्कत ना हो उस चीज को क्या करने में, लिखने में। और ये यकीन मानिए हो जाएगा अगर आप बस लिखने की ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजा था, मैंने उनको रिवर्ट भी किया था, और जिनका मैं देख लूं उस पे नहीं था, कुछ बच्चों का, 2-3 बच्चों का था जिनका वो कमेंट जो है वो एकदम लिख के बताने लायक नहीं था। कुछ तो मैंने लिख दिया था और मैंने कहा था कि आप कॉल कर लीजिए। तो जिनको जो टाइम दिया है उस समय वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर क्या कमी है या क्या अच्छा भी है, कैसे और क्या करें। कुछ बच्चे को हैंडराइटिंग को लेकर के मुझे उन्हें बताना है, तो जिनको जैसे जो टाइम दिया उस पर कॉल कर लेंगे वो। चलिए फिलहाल अब आप इसे जो है वो क्या कीजिए, लिख लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे लैंग्वेज की नकल कभी मत कीजिए। हाँ, कंटेंट उठाइए यहां से और लिखिए खुद अपनी मर्जी से, और उसका मिलाइए, मैच कीजिए कि कितने पॉइंट हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, और पॉइंट तो कुछ भी नहीं छूटा, वेरी गुड। अब जरा देखिए लैंग्वेज कैसा है। हाँ, ये 2 पॉइंट तो ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, क्या लिख रहा हूं मैं, फिर उसको अपने से करेक्ट कीजिए। चलिए कर लीजिए, अब इसको बाकी बात करते रहेंगे। यहां से ही आपको लिखना है, लिखिए।
Done, sir. How next पे? Yes, sir. आइए नेक्स्ट पे। Done, sir. ये भी डन। No, sir. Done, sir. Sir, wait. No, sir. Wait, sir. Done, sir. आइए नेक्स्ट पे।
Sir, done. No, sir. No, sir, wait. ठीक है, करके बताएं। Done. डन है सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जरा यहां से हम बढ़ते हैं और आते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे। क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, क्या बेसिकली ये करते हैं? जैसे हमने कहा था ठीक वैसे ही, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो सबसे पहली बात है कि वो कभी भी किसी के लिए भी डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर का काम नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछूंगा, आप कहिएगा तीसरा कौन, तो अभी बताया नहीं है, रिसर्च एनालिस्ट। और इन तीनों पे मिला करके जो है हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने होंगे, तो इसीलिए ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैंने कहा यहाँ पे कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अच्छी बात यह है कि ये कंपनी भी हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, तीनों मोड में हो सकते हैं। कितना नेटवर्क होगा देख लेते, बहुत कम नेटवर्क पे ये बन जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो ये कि जिस तरह से पोर्टफोलियो मैनेजर का दो आपने कैटेगरी देखा था, एक वो जो जनरल पोर्टफोलियो मैनेजर हो गए, जिन्हें पोर्टफोलियो मैनेजर कहते थे, लेकिन एक हमारा डेस्टिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर है जो आपके पैसे को लेते हैं और अप्लाइंग ऑल लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये वाला काम जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास नहीं है। अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, आप कंपनी ही है, तो आप अगर कंपनी है तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बन सकते हैं। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप sir. जो है वो नेटवर्थ की क्राइटेरिया को फुलफिल कर दीजिए, जिस कैपेसिटी में चाहिए लाइसेंस ले लीजिए। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी का मतलब होता है जो बाकी और भी जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो सब करके। लेकिन आप जो है कुछ भी कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अगर आपको लाइसेंस मिल गया है तो आप जो है वो काम नहीं कर सकते जो पोर्टफोलियो डेस्टिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। फर्स्ट वाला कर सकते हैं या नहीं? फर्स्ट वाला कर सकते हैं सर। फर्स्ट वाला बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ फर्स्ट वाला करना चाहें और आप इंडिविजुअल हैं तो क्या पोर्टफोलियो मैनेजर बन करके कर सकते हैं?
No, sir. नहीं कर सकते। No, sir. तो यही बेसिकली कुछ कुछ चीजों का अंतर है। तो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग व्हाट Investment advice. investment advice to the client or other person or group of person and include any person who hold out himself as an investment advisor। बाकी तो ये लिखने वाला चीज हो गया, सिंपल सा चीज है। वो क्या कहलाए हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शैल डू द रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर क्लाइंट टू असेस देयर रिस्क। ठीक है, सेम काम जो वहां है उसी के बेसिस पे ये भी रिस्क को असेस करेंगे और आपको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। बट investment advisor are those who guide one about his or financial dealing and investment simple aspect। investment advisor gives advice and provides service related to investment management process। ये सिर्फ जो है वो कहिए तो एग्जाम में भी हम माऊ बनाने का काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बस डिराइव कर रहे हैं। काम वाला पॉइंट देखिएगा, जितना मैंने बोला उतने में सब ये कवर हो जाएगा। अब आ गया नेटवर्थ वाले चीज पे कहिए तो मिनिमम नेटवर्थ जो है वो कितना होना चाहिए, 25 लाख। लेकिन कब, कंपनी के लिए। अगर आप कंपनी के फॉर्म में हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप पोर्टफोलियो मैनेजर का आधा काम करना चाहते हैं, बाकी काम नहीं करना चाहते। नहीं करना। वाइल इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म ये बन सकते हैं या नहीं, सबसे जरूरी देखिए, आपने ज्ञान कूट कूट के भरा है, उन ज्ञान को पहुंचाए कैसे, आप पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन पाएंगे, नहीं है नेटवर्थ। अब इतना तो हो सकता है, ये तो थोड़ा रीजनेबल है। यस सर। Yes, sir. तो अगर आप दो दोस्त मिलकर के ये काम करना चाहते हैं, कीजिए, क्या बन जाइए, Investment Investment advisor. advisors. पार्टनरशिप फर्म बन जाइए। और यहाँ पे जो है वो टेंजिबल एसेट सिर्फ आपका कितने का होना चाहिए, 1 लाख। तो सिंपल है, इतना तो एक लैपटॉप भी आजकल खरीद के बैठिएगा तो कॉस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक लैपटॉप भी ढंग का अगर लेते इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह देंगे तो थोड़ा अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें जो है आपका लगातार जो है स्ट्रीमिंग हो रहा होता है, बफरिंग हो रहा होता है, जो डेटाज होते हैं जो आप स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ते हैं। तो कम से कम एक सिस्टम भी रहा तो मुझे लगता है ये बहुत जेन्युइन। एक मोबाइल और एक लैपटॉप कम से कम इतना तो होगा। आजकल तो वाईफाई का राउटर 2500। कहने का मतलब बस अगर मैं इतना ही कहूँ कि आपके पास मोबाइल और लैपटॉप है तो ये दो की कीमत कहीं ना कहीं आपको पहुंचा देगा। एक टेबल चेयर, इसका प्राइस दिखला दीजिए, इससे ज्यादा ही हो जाएगी सर। हो जाएगा 1 लाख। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये बहुत जेन्युइन सा रखा है या नहीं रखा है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को जो है वो बेचने के लिए या पहुंचाने के लिए लोगों तक, या उसको कमर्शलाइज करने के लिए। लेकिन आप कहिएगा सर तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजर का ही कम करता है। कहा कि नहीं। आप एक चीज मुझे बताइए, जब आपको चाय पीना है तो चाय पीने के लिए, ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि जैसा नीड रहता है देश का वैसा ही हर चीज बनता है। चाय जो है, आप स्टूडेंट होंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बाहर निकलते होंगे तो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स भी है, जहाँ रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जहाँ चाय और कॉफी मिलते ही या नहीं। Yes, sir. ठेला वाला और एक छोटा सा दुकान भी होता है जहाँ पे जाते हैं, मजे से चाय पीते हैं, बात करते हुए, और उसी से एक बिस्किट रस्क वगैरह लेते हैं, वही खा भी लेते हैं। करते हैं ऐसा या किए होंगे कभी। Yes, sir. यस सर। तो मुझे एक चीज बताइए, वो ठेला वाला जो चाय बेच रहा है, आप सुनते होंगे कितना बार कि लाजवाब चाय बेचता है, भीड़ लगी हुई है, किसी छोले कुलचे वाले का ठेला ही रहेगा, गजब भीड़ लगी हुई रहती है। और इधर रेस्टोरेंट वगैरह भी है बड़े बड़े, बॉबी टिक्की चाट भी है, आज पूरा चेन बन गया है। और कभी कभी आपके गली मोहल्ले या किसी खास जगह पे देखिएगा, टिक्की उक्की काटेगा, चलो उसका टिक्की खिलाते, जबरदस्त रहता है। उस जगह का छोले भटूरे खिलाते, चांदी चौक का पराठा वो खिलाते उस गली वाले का। बहुत बड़ा सा दुकान नहीं रहता है। मेरे कहने का तो उसके पास स्किल है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि वो बेच सकता है। Yes, sir. अब आप Yes, फिर sir. ये ना कहने लगे कि सर तब तो रेस्टोरेंट ही बंद करना देना चाहिए। तो बताइए, दोनों तरह के क्लास के लोग हैं या नहीं, कि कुछ लोग जान चाह करके भी वहां नहीं जाएंगे। उन्हें कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है, वही 5 स्टार वाला, वही 7 स्टार वाला, वही रेस्टोरेंट वाला, जो भी चीज है। और कुछ लोगों को वही जगह सूट करता है कि मैं वहां जाऊंगा, मजे से खड़े होकर के खाऊंगा, ये चटनी एक्स्ट्रा ले लेकर के खाऊंगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजर के पास नहीं जा सकते। रीजन आपको पता है क्यों नहीं जा सकते? पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो 10,000 रुपए के लिए आपको एडवाइस नहीं देने वाले हैं, 1 लाख रुपए का एडवाइस नहीं देने वाले हैं।
क्योंकि ये उनका कंसल्टेंसी भी नहीं है, इससे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो आप अगर छोटे इन्वेस्टर हैं तो आप किनके पास जाइएगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब बताइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के भी दुकान के लिए ग्राहक है या नहीं मार्केट में, या सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए ही है? नहीं सर, दोनों के। इन्वेस्टमेंट वाले के लिए एडवाइजर। बताइए, बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, आइडल मनी, वो आएगा आपके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हैं तो? नो सर। नो सर। वो जाएगा ना पोर्टफोलियो मैनेजर के पास, भले उसको पैसा क्या करना पड़े, कमीशन का। ज्यादा देना हो सकता है कि वो ठेले वाला जितना बेहतरीन चाय बनाए, शायद एक दुकान में जाकर के आप चाय पिए तो बोलिएगा बकवास, सब दुकान में बेकार आ गए, ये सिर्फ एसी चला दिया और कम वक्त ने जो वो दाम भी 40 रुपए ले लिया, इससे तो अच्छा 10 रुपए का वो चाय था, 10 गुना इससे बेहतर था। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया कुछ चीजों में? मैं चाय ही नहीं, मैं बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. चाहे वो रोड का मोमोज हो, छोले कुलचे हो, छोले भटूरे हो, कोई भी आइटम ऐसा किए हैं? यस सर। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे भी है। तो दोनों के लिए रास्ता दे दिया है। स्किल है, नहीं बड़ा दुकान खोल सकते, कोई बात नहीं, ठेले से शुरुआत कीजिए और अपनी अर्निंग कीजिए। और मैं आपको बताऊं, हो सकता है आप अलग जिस एरिया में रहते हो, मुखर्जी नगर का नाम सुना है दिल्ली में? जो लोग दिल्ली से होंगे, सर कहाँ? मुखर्जी नगर। यस सर। एक बार जब इस एरिया में आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले ज्यादातर बच्चे हैं। सर वही है बस। हाँ, सिविल सर्विसेज के, और या फिर जो है वो जनरल कंपटीशन, जो बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, ये सब जनरल कंपटीशन। एंड इसके यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो क्राउड रहता है, उस क्राउड के कारण एक ठेले वाले की कमाई एक रेस्टोरेंट वाले से ज्यादा, और सिर्फ क्या बेच करके? पोहा बेच करके। कमाल की बात, एक ठेला पोहा, मतलब अगर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा वो कमा रहे हैं। सर ये तो है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप में काबिलियत है तो कहीं ना कहीं ये जो छोटा छोटा जो अपॉर्चुनिटी है, और ठेले का भी एमसीडी का करता है, कूपन होता है, सब कुछ होता है, बजाबता आप उसमें लीगल तरीके से कर सकते हैं, एफएसएसआई का लाइसेंस लेकर के हर तरीके से कर सकते हैं। यही काम कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इनके अपने क्लाइंटल बेस है और इनका अपना एक्सपर्टीज है। इसी में हमारा अगला जो है वो रिसर्च एनालिस्ट है, और ये कैसे अलग है फिर देखेंगे, और फिर तीनों को जो है वो थोड़ा और मथेंगे, यानी देखेंगे कि तीनों में क्या क्या अंतर निकल के आ रहा है। फिलहाल थोड़ा सा रुकते हैं और मुझे जरा बताइए, पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी। पहला सिमिलैरिटी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। दोनों एडवाइस दे सकते हैं सर। सिमिलैरिटी, दोनों जो है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, ये सिमिलैरिटी कहा आपने? यस सर। यस सर। ठीक है, आइए अब जरा हम बात करते हैं डिसिमिलैरिटी की। नहीं, एक और सिमिलैरिटी पहले बोल दीजिए, दोनों कंपनी के फॉर्म में हो सकते हैं? नो यस सर। सर। हो सकते हैं ना? इन्वेस्टमेंट Yes, sir. एडवाइजर भी तो कंपनी के फॉर्म में हो सकते हैं। डिसिमिलैरिटी में हो गया कि पोर्टफोलियो मैनेजर विल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर द फॉर्म ऑफ कंपनी एज वेल एज इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। नेटवर्थ वहां पे कितना है? 2 करोड़। सर। और यहाँ पे अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट भी बनते हैं तो आपका टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25 मिनिमम लाख। 25 लाख सर। 1 लाख। 25 लाख। यस सर। और अगर जो है आप इंडिविजुअल के कैपेसिटी में है तो, पार्टनरशिप 1 लाख। कैपेसिटी में है तो 1 lakh. 1 लाख। अब अंतर और भी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैन टेक ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन एज द विल ऑफ द क्लाइंट and the wishes of the client, but what investment advisor cannot take all power and all kind of discretion, even after the consent of what? क्लाइंट। कुछ भी कीजिएगा, ठेला में व्यवस्था ही नहीं है एसी लगाने की, तो आप क्या बोल सकते हैं? वहां बोल सकते हैं कि मस्त एसी में आकर के खाइए? नो सर। नो सर। कोई स्कोप है वहां एसी लगाने का? है उसके पास पैसा, 40,000 रुपए हैं, क्या करेगा? इसी पकड़ के आपके मुंह के सामने खड़ा रखेगा? नो सर। नो अरे सर। भाई, वो क्लोज प्रीमाइसेस तो है ही नहीं, वो तो ठेला है, ठेले के चारों बगल उसने बेंचे जैसा थोड़ा सा लगा दिया, वो नहीं लगाता लकड़ी का पत्ते जैसा, ऐसे उठा दिया तो है, उसी को गिरा दिया, ठेला बंद किया, निकल गया। तो वैसे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन दोनों का सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी आ गया। सर। यस सर। चलिए अब इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिख लीजिएगा फिर जो है वो इसमें अगले पे आएंगे। ये मैंने क्लीन कर दिया।
ये है रिसर्च एनालिस्ट। पहले आपको इस बार लिखवाऊंगा, आपको रिसर्च एनालिस्ट भी लिखना रहेगा। देखते हैं क्या आप समझते हैं खुद से। चलिए, रिसर्च एनालिस्ट तक आपको लिखना है। ये दोनों लिखने के बाद बढ़ते जाइएगा और रिसर्च एनालिस्ट के तीनों एस्पेक्ट लिखने हैं और तब आपको दूंगा टाइम कि खुद समझ करके जरा बताइए रिसर्च एनालिस्ट और इन सब में क्या अंतर समझे। कुछ आप भी मुझे पढ़ाइए। चलिए शुरू कीजिए। रिसर्च एनालिस्ट तक लिखना है। सर अब नेक्स्ट पे एक मिनट यस सर। सर। टीचर बताइए। जी सर, डन।
Done, sir. Done, sir. वाक्यों का सर डन समझ रहा हूं सबका।
Sir, done. Wait, sir. Done, sir. Now next Please है wait, sir. No, sir. Sir, एक second. Done, sir. ये फिर नेक्स्ट है Sir, एक second. Last line only, please. Sir, done.
Done, sir. क्यों कहा? Sir, done. Yes, sir. Sir, done. Sir, done. Wait, sir. डन है सबका? एक मिनट, sir. बताएंगे डन करके? Done, sir. Done, sir. बात करते हैं आगे। अब आप इस रिसर्च एनालिस्ट के 3 स्लाइड जो आपके पास हैं, रिसर्च एनालिस्ट के, ये और ये, इन तीनों के आप मुझे बतलाएंगे कि क्या बेसिकली सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी आपको दिखता है पोर्टफोलियो मैनेजर से और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। यदि कोई सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी या ये ऑल टुगेदर डिफरेंट, उससे जरा आपके पास समय है 2 मिनट, आप इसको एनालाइज करके देखिए और मुझे बताइए। ढूंढिए क्या अंतर है या क्या सिमिलैरिटी है।
आपको स्टेटमेंट देना है, एग्जैक्टली सेम है, वेदर डिफरेंट है, क्या बेसिकली है? सर नेटवर्क सेम है और एडवाइजर एक बार कुछ जगह एक बार कंप्लीटली एनालाइज करें, तीनों स्लाइड के बेसिस पे पहुंचे और अपने बुलेटेड पॉइंट को कम से कम मार्क करके रखें कि भाई यहाँ 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 बस मुझे दिख गया कि कुछ सिमिलरिटी है, बाकी तो ऑल टुगेदर ही बात अलग लग रहा है। पहले तो एक पंचलाइन चाहिए कि ये है क्या, क्या करते हैं। आप एक बार इंटरप्रेट करके देखें कि क्या मुझे आप समझा सकते हैं कि सर देखो आपने समझाया पोर्टफोलियो मैनेजर, हम समझ गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर समझ गए, अब देखिए हम आपको समझाते हैं रिसर्च एनालिस्ट क्या है, क्या करता है। अब बताइए कौन बताएंगे? सबसे पहला चीज बता दीजिए। अगर मैं बोलूं रिसर्च एनालिस्ट, तो समझा दीजिए मुझे क्या है रिसर्च एनालिस्ट। समझाइए। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर मैंने आपको फटाक से समझाया, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर आपको दो तरह के सर्विसेज देते हैं। वो आपको कहते हैं कि हम आपको एडवाइस देंगे, मानो या ना मानो। दूसरा, अपने पैसे हमें दे दो, हम आपका हर तरह का काम कर देंगे।
ये हुआ पोर्टफोलियो मैनेजर का। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का उन्होंने बोला एक ही तरह का काम देंगे, आपको एडवाइस देंगे, उस एडवाइस को आप कीजिए। अब वैसे ही पहले इनका काम क्या है, रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम है, फिर देखेंगे ये कंपनी हो सकते हैं, फैक्ट्री हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। बताएंगे कोई? सर मैं बोलूँ इस पे? बिल्कुल बोलिए, एकदम आपका स्वागत है। सर रिसर्च एनालिस्ट बेसिकली रॉ डेटा लेते हैं कंपनी का जितना भी फाइनेंशियल है एंड उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनाते हैं। हाँ, एंड उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टर्स को काफी सपोर्ट हेल्प मिल जाती है, उसमें बेनिफिट होता है कि वो वेदर वो बाय करे सेल करे या फिर वो दोनों ही ना करके अभी रखें जो सिक्योरिटीज है उस कंपनी की, क्योंकि एंड वो काफी कम नेटवर्थ से स्टार्ट हो सकता है। लाइक अगर एक पर्सन या पार्टनरशिप है तो एकदम आप सही जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और पहले आपको रुकूंगा। ये काम क्या करते हैं इसमें? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसे आपको एडवाइस देते थे वैसे ये क्या करते हैं, वो आपको बताते थे ये कंपनी के शेयर खरीदो, इस समय बेचो, इतने में खरीदो, इतने में बेचो। यही काम पोर्टफोलियो मैनेजर करते थे, एक काम कॉमन दोनों का होता था। Yes. वैसे इसका काम क्या है एग्जैक्टली? क्या करेंगे हम इनके पास जाकर के, क्या लेंगे, क्या बताएंगे? एडवाइस ही देते हैं। एडवाइस ही। हाँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मत क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, खरीदो बेचो, यही वाला चीज। यस सर। लाइक सर ये और भी बताएंगे, जैसे कोई कंपनी अपना पब्लिक ऑफर ला रही है तो वो उसे में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अच्छा, उन दोनों के पास आप जाते थे और उन दोनों के पास आप क्लाइंट बनते थे और वो आपको अपनी सर्विसेज देते थे, ठीक है? Yes, sir. क्या रिसर्च एनालिस्ट के पास भी ऐसा ही हो रहा है, हम उनके क्लाइंट बन रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपको इसीलिए फेंक रहा हूँ कुछ कुछ चीज कि देखूं तो आप क्या क्या जो है वो समझ के रखें, अच्छा समझे। सर वो अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनका अपना एनालिसिस होता है अबाउट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, और जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वो उनकी रिपोर्ट्स को रेफर कर कर अपने आप से, मतलब बेसिकली उनकी जो रिपोर्ट्स होती है, उनके जो एनालिसिस होते हैं वो क्लाइंट्स को एड करते हैं। तो आई थिंक जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में मतलब पर्सनली हेल्प करते हैं, तो आई थिंक रिसर्च एनालिसिस्ट वो नहीं करते। एकदम आप सही जा रहे हैं प्रतिष्ठा, आपने मेरी प्रतिष्ठा रखी है। को कैटर करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और इसको कीजिए, रिफाइन पॉलिश कीजिए, जो क्या कह रहे हैं? सर वी कैन से कि ये लार्ज जैसे एक स्पेसिफिक क्लाइंट को करते थे इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बट हम कह सकते हैं रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट बना के लार्जर पब्लिक को अपना वो ऑफर करते हैं, स्पेशली कि सिर्फ लार्जर पब्लिक को, एक स्पेसिफिक क्लाइंट को ना हो। सर जो इन्वेस्टमेंट जैसे एक एडवाइजर्स पूरी होते हैं और इंडस्ट्री होगी पोर्टफोलियो सर। मैनेजर्स होते हैं, सर वो लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं। जो रिसर्च एनालिसिस्ट होते हैं वो इंडस्ट्री एज अ होल को देखते हैं, उनके रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं और उनके पेपर्स पब्लिश करते हैं, और उन रिपोर्ट्स और एनालिसिस को रेफर कर जो उनके क्लाइंट्स होते हैं। कमाएंगे कैसे वो? पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे कमा रहा है? आप उनके क्लाइंट बने, क्लाइंट से। आप उनके क्लाइंट बने, उन्होंने आपसे पूछा कि आप पहला नंबर का या दूसरा नंबर का कौन सा सर्विस लेंगे। पहला दूसरा में गलत नंबर नहीं है भाई, फर्स्ट नंबर का मतलब है कि आपको हम ओपिनियन देंगे, दूसरा में वो डेस्टिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर बनेंगे, पैसे देंगे वो। हाँ या ना बोलिए, कमाया? यस सर। यस सर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप उनके क्लाइंट बोले, उन्होंने कहा कि महीने का इतना, साल का इतना, या इतने अमाउंट का इतना, जो भी है मैं आपको एडवाइस दूंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। रिसर्च एनालिस्ट कैसे कमाया? पब्लिकेशन से जो ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक मतलब वो किया पब्लिश, उससे। कहाँ पब्लिश किया? ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो इसका मतलब बेचेगा ना? यस यस सर। सर। सर जो उनके क्लाइंट्स होंगे उनको वो अपनी रिपोर्ट्स और अपने एनालिसिस बेचते होंगे, तो उसके बेसिस पे कमाएंगे। एकदम सही। अब देखिए, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। अब सर ये भी तो हो सकता हाँ, बोलिए बोलिए, पहले बोलिए। सर ये भी तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली उनके जो क्लाइंट्स है वो उनको बोले कि आप हमारे लिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके उसके रिसर्च पेपर्स दीजिए। अच्छा, ठीक है। सर एक और ये हो सकता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर मतलब
पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह बाय एंड सेल दोनों कर रहे थे, इसके अंदर एक स्पेसिफिक है कि सेल साइड है, बाय साइड है, तो कोई बस बाइंग का कर रहा है एंड कोई बस सेल का कर रहा है। जो 3 ब्रॉड वो हमारे पास है कैटेगरीज है रिसर्च एनालिस्ट। अच्छा, मैं कुछ बोलूं? Yes, जी sir. सर। ठीक है। सबसे पहले मुझे अच्छा लगा कि आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा सोचना चाहिए। यही एक ऐसा चीज है जो कि जितना यूज करते हैं कहा जाता है उतना बढ़ता है, जो आपका जो है वो आईक्यू का लेवल होता है। अगर इसको ऐसे ही बांध करके रखेंगे तो दिक्कत है, जब छोड़ेंगे तो ये खुद भटकेगा और चीजों को ढूंढ के लाएगा, और वो कभी आप नहीं भूलते हैं। इनके कमाई का जरिया बस ये है, पंच लाइन पे पहुंचिए, मेन पॉइंट पे पहुंचिए, देखिए खुद बाकी आप खींच खींच के ले आएंगे। हाँ, ये काम से भी कमाएगा, ये से भी कमाएगा। रिसर्च एनालिस्ट बनाए तो सबसे पहले ये एक बिजनेस है ना, कमाई तो चाहिए। यस सर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर का हमें कमाई का पूरा पता चल गया कैसे कमाता है। ये क्या करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे क्लाइंट हैं तो आपके लिए ये कस्टमाइज एडवाइस है। ध्यान से सुनिएगा, पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए कस्टमाइज बनाते थे या नहीं? Yes, यस sir. सर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके लिए कस्टमाइज ओपिनियन देते थे या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं ये बनाया हुआ हूं। अब ये मैं बना, ध्यान से सुनिएगा, ये बनाया हुआ हूं, ये आपको चाहिए तो मुझसे ले जाइए। ध्यान से, ये मैं बनाया हुआ हूं, ये आपको चाहिए तो क्या कीजिए, ले जाइए। आप जाते हैं, वो दुकान ही है लिट्टी और चोखे की, खाना है लिट्टी चोखा, उसके पास जाइए, खा लीजिए। आप गए कैसे दुकान, वो आपसे पूछता है क्या खाएंगे, आपने बोला डोसा, वो बना रहा है, बना के देगा। आपने बोला चाउमीन, वो बना करके आपको जो है वो देगा। ठीक है, जैसे भी दे रहा है, आप ठेला पे है चाहे वो रेस्टोरेंट में है, किसी भी जगह, लेकिन जो आप डिमांड कर रहे हैं वो क्या करके दे रहा है, वो बना करके दे रहा है, आपको दे रहा है। लेकिन यहां जो ठेला लगा हुआ है, सोहन लाल की जलेबी, आप जाइए वहां और उसको बोलिएगा जरा मस्त जो है वो दो गरम गरम जो है वो डोसे निकाल दो, एक मसाला डोसा, एक ओनियन डोसा। क्या करेगा, दे देगा? नो सर। नो सर। वो क्या बोलेगा कि मेरी दुकान ही सिर्फ है जलेबी की, जिनको जलेबी चाहिए सिर्फ क्या करेंगे, वही आएंगे। या मैं जलेबी रखता हूं, गुलाब जामुन रखता हूं, रबड़ी भी रखता हूं थोड़ा सा, जिनको ये 3 चाहिए वही क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे। कहने का मतलब ये है कि रिसर्च एनालिस्ट जो है वो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो करके बैठ जाते हैं, अपना चीज तैयार कर लिया, और एक चीज तैयार करने के बाद बोलता है जिसको जिसको भी ये चीज खरीदना है मुझसे क्या करो, खरीद लो। खरीद लो। जरा बेसिक अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन बनते हैं, ये इस पे आ जाएंगे बाद में। वो तो एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, कंपनी, फैक्ट्री या इंडिविजुअल, कितना पैसा, नेटवर्थ क्या, लेकिन काम बस यही है। इन्होंने चीज तैयार की। अब क्या है इसमें, इन्होंने तैयार क्या किया कि क्या इन्फोसिस के कंपनी का इस समय बाइंग होना चाहिए। ये नहीं बोला कि बाय कर लो, ये नहीं बोला कि क्या कर लो, सेल कर दो, ये नहीं बोला कि इतने दिन बाद खरीदना, इतने दिन बाद बेचना। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और कहा कि मैंने इन्फोसिस के इक्विटी पे या इन्फोसिस के इस इंस्ट्रूमेंट पे मेरा रिसर्च है, अगर किन्हीं को चाहिए तो ये लीजिए। अगर ये पोर्टफोलियो मैनेजर खरीदना चाहे तो ले सकता है या नहीं, Yes, sir. ले सकता है। और इसके बेसिस पे वो किसको एडवाइस करेगा, Client को. अपने क्लाइंट को। रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ले सकता है या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. लीजिए रिसर्च एनालिस्ट से, उसके बेसिस पे क्या कीजिए, अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए, क्योंकि आप सारा का सारा एनालिसिस बैठ के खुद थोड़ा ना कर पाएंगे, आपको भी तो टूल्स चाहिए, तो आप उनसे लीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल इन तक पहुंचा तो वो भी ले सकता है। वो भी ले सकता है। कंपनी ही अपना मांगेगी तो कि क्या मेरा किया है दीजिए मुझे, ले सकते हैं या नहीं। यस सर। Yes, 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 sir. कंपनी के राइवल्स जो है वो ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी का क्या क्या बेसिकली रिसर्च हुआ है, तो वो ले सकते हैं या नहीं। yes sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि इनका क्लाइंटल अलग तरह का है। इन्होंने एक बना दिया सामान, सोहनलाल जलेबी वाला ठेला लेके खड़ा है, जिसको जिसको जलेबी चाहिए आइए और खाइए। वो बिल्कुल नहीं पूछ रहा है कि आप जो है वो इतना इनकम है या आपका इतना इनकम है, या आप मर्सिडीज से उतर के आ रहे हैं, या ये ऐसा आप मर्सिडीज से मेरे दुकान आ रहे हैं, ओ तू साइकिल चलाता है मेरे दुकान पे आया है।
कुछ नहीं, बस चाहिए तो ले जाइए। कोई कितना भी अमीर है और कितना भी पैसा दे तो इसके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है। बट देयर कुड बी अ चांस कि एक ही ठेले वाले के पास एक से ज्यादा चीज हो, लेकिन फिर भी वो आपको आपके तैयार वाला चीज नहीं दे सकता। कौन सा वाला चीज? जो आप डिमांड करेंगे वो 3 दे सकता है। ठीक वैसे ही एक रिसर्च एनालिस्ट हो सकता है सिर्फ इंफोसिस के शेयर्स की बाय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी बात उसने बता दिया, कंक्लूड नहीं किया। वो बाय साइड के लिए सिर्फ क्या किया है? रिसर्च किया है। एक जो सिर्फ सेल के लिए कर रहा है कि कितना फीजिबल है इस समय इंफोसिस के शेयर्स को सेल करना। इसमें बायर्स का मतलब इंफोसिस के शेयर्स का इस समय बाइंग पावर है या नहीं, उनके शेयर्स का डिमांड है कि नहीं, रियल में जो है वो क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में इसके प्राइस के क्या चांसेस है बढ़ने घटने के, कितने दिन बाद ये प्राइस कितने तक पहुंचा है, ये 52 वीक्स हाई है, लो है, क्या है, बेसिकली वो सब करके आपको दे देंगे। तो ये बाय साइड, सेल साइड या होल्ड करने से रिलेटेड जो भी चीज इन्होंने बनाया, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने तीनों बनाया हो, पॉसिबल, तो आप तीनों Yes, लीजिए। sir. कहने का मतलब है कि ये ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने अपना एक चीज तैयार कर लिया है और बोला जिसको मेरे दरबार में आना है वो मेरे दरबार में आइए। क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास एक पोर्टफोलियो मैनेजर इन जनरल जाएंगे, क्लाइंट बनेंगे उनके? यस सर। यस सर। सोच लीजिए, यस या नो, सबका एक जवाब चाहिए। क्या कोई पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्लाइंट बनेगा इन जनरल? No, sir. No, sir. नो सर। नो, दोनों का तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, सेमी बिजनेस कर रहे हैं। बट क्या एक जो है वो पोर्टफोलियो, क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर का क्लाइंट बनेगा इन जनरल? नो सर। यहां भी नो। भाई ये छोटे No, sir. लेवल पे ही है, ये अपना कर रहा है। ठीक, अब क्या पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट हो सकता है रिसर्च एनालिस्ट का? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है ये बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो ये देखिए, ये बस हमें थोड़ा सा समझना था। अब ऐसा इसीलिए है कि हम लोग इंटरव्यू में करते क्या है, अगर मेरे जैसे कुछ लोग रहे तो वो क्या करेंगे, वो नहीं पूछेंगे व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजर, वो नहीं पूछेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हु इज रिसर्च एनालिस्ट, कुछ नहीं। वो सिर्फ इतना आपको पूछ देंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी अमंग दिस पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। और हम लोग तैयार रहते हैं बच्चे का एक तरह से कहिए मजाक बनाने के लिए। आप कहिएगा सर क्या मजाक बनाते हो? अब जब बच्चा बोलता है कि बहुत देर चुप रहा, तो आई थिंक दिस ऑल आर डूइंग सेम वर्क। यस सर, दिस ऑल आर डूइंग सेम वर्क, एवरीवन इज प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर द गाइडलाइन दैट वेयर एंड हाउ वी हैव टू मेक आवर इन्वेस्टमेंट। या वेरी ट्रू। एंड एनीथिंग मोर? यस सर, they will provide you that when you have to make your investment and when you have to go out of the market, for how many times या for how long you have to keep your stock in the market. Anything more? Yes sir. अब वो बेटा चहक चहक के बच्चा क्या कर रहा होता है? बता रहा होता है। अब मुझे बताइए वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है? Yes, sir. 15 मिनट तक उसके इंटरव्यू चले हैं, वो आ गया, खूब सुनाया, आपसे पूछा गया, आपने फटाक से जो है वो बस बोल दिया कि पोर्टफोलियो मैनेजर ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सजेस्ट करते हैं कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिसर्च एनालिस्ट आर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट्स कैन बी सर्कुलेटेड टू एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेमेंट क्राइटेरिया। अब आपका तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो गया, जैसा 2 मिनट बोलना भी नहीं पड़ेगा। वो तो खूब चहका था। सिलेक्शन किसका होगा? जिसने 2 मिनट बोला है। इसीलिए कभी कभी इंटरव्यू जिसका 2 मिनट जाता है, बाद में रिजल्ट आता है तो वो सेलेक्ट है, और जो आया था 15 मिनट और आपके ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर क्रिएट था 10 दिन तक कि मेरे सामने ही, तो वो 15 मिनट बाद निकला है। मैं तो गया, पता नहीं मुझसे क्या खुन्नस था, 2 क्वेश्चन पूछा सीधे और निकाल दिया, बोला कि ठीक है थैंक यू वी विल इन्फॉर्म यू। निकाल दिया का मतलब ये, उसको भी बोला इन्फॉर्म यू, आपको भी बोला इन्फॉर्म यू, उसको इन्फॉर्म किया डिस्क्वालिफाइड, आपको इन्फॉर्म किया सेलेक्टेड। लेकिन 10 दिन तक आप जो है वो बेचैन थे। बेचैन इसलिए नहीं कि सिलेक्शन हुआ या नहीं, इसीलिए कि आपको पता था कि मेरा तो किस्मत ही खराब है। क्वेश्चन पूछता और क्वेश्चन का जवाब देते, एक क्वेश्चन बस पूछा और बोला थैंक यू वेरी मच। हुआ है कभी ऐसा साथ, या कभी ऐसा फील किए हैं? ये सब अक्सर होता है इंटरव्यू में। तो कभी भी जॉब में
बिल्कुल इन चीजों वाइवा को में। बिल्कुल, तो कभी इन चीजों पे जो है वो मत जाइए कि भाई कितना देर और घंटा, हर जगह जो है वो टाइम से नहीं होगा, बेसिकली किस चीज से होगा, क्या क्वालिटी आपने दिया। अगर आपने मुझे इस चीज का ऐसे जवाब दे दिया, मुझे जरूरत क्या अगले क्वेश्चन पूछने की, मैं समझ गया कि ये जो है वो बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे एक एक क्वेश्चन से हम लोग जज कर लेते हैं कि बंदा क्या कर रहा है। छोटा सा चीज, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, आप कहिएगा सर ये तो बहुत मामूली चीज है, आपको ऐसे पता है, अपने किसी फ्रेंड से एक बार पूछ लीजिए आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, और जरा देखिए वो कहाँ पहुंचते हैं, क्या वो इस चीज पे पहुंच पाते हैं, पहुंच पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका और उनका लेवल अलग हो गया। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको चाहिए। तो अब रिसर्च एनालिस्ट किस चीज के लिए, प्रिपेयरिंग और पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट रिसर्च पेपर, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, मेकिंग बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। क्लियर है, बाय सेल होल्ड सबका अपना अपना ओपिनियन है, उन्होंने बना के रखा है, उन्होंने क्या बोला है, बाय कीजिए, No, sir. सेल कीजिए, होल्ड कीजिए। लेकिन ये चीज आपको जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं ये बोलते हैं कि नहीं कि बाय कीजिए, Yes, Yes, sir. sir. या रिसर्च पेपर पकड़ाते पढ़ लो, जो करना होगा कर लेना, No, sir. करना छोड़ दे आप उनका, इसी चीज के तो आप क्या करते हैं उनको, पैसे दे। बिल्कुल। गिविंग प्राइस टारगेट, ये प्राइस टारगेट क्या हुआ, रिसर्च पेपर के बेसिस उन्होंने बताया कि इतने तक में जो है वो इसका जो है वो इतने दिन तक इस प्राइस पे इसका जो है वो स्टैग्नेंसी रहने के चांसेस है, उसके लिए सारा उन्होंने चीज दे दिया। ऑफरिंग एन ओपिनियन कंसर्निंग पब्लिक ऑफर, हर चीज के लिए, पब्लिक ऑफर के लिए, लिस्टिंग के लिए वो अपना देते हैं। कंपनी भी तो लेगी उनसे कि बताइए हमारे आईपीओ के लिए क्या चीज है, कैसा ये आईपीओ है, आईपीओ आने वाला है, रिसर्च उन्होंने दे दिया, इस आईपीओ के बारे में क्या उनका एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप पढ़िए देखिए क्या है। They studies companies and industry analysis raw data and make forecast recommendation whether buy, hold or sell. रिकमेंडेशन उनका है, फोरकास्ट करते हैं कि इस कंपनी का ये पोजीशन है। अब इसमें देखिए क्लाइंट के केस में क्या होता है, फोरकास्ट नहीं करते, क्लाइंट को क्या बोलते हैं, ये खरीदो और ये क्या करो, इतने में बेचो। बेच दो। अब आपको ये बोलते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि इसका इतने तक जो है वो ये रहेगा, इतने दिन बाद इस तरह का रुझान रहेगा। अब आपकी मर्जी है, उस एनालिसिस के बेसिस पे आप उसे बाय करते हैं या नहीं करते हैं। Analyze information to provide recommendation about investment in securities to their client. Investor often view analysis as expert and important sources of information about the security review and often rely on their advice. क्यों उनके ऊपर एडवाइस पे ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। अब कौन कौन हो सकते हैं इसमें, इसमें बेसिकली जो है वो कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। कंपनी एलएलपी का एक ही क्राइटेरिया हर जगह रहता है, कितना पैसा, 25 मिनिमम 25 25 नेटवर्थ। और अगर हम इंडिविजुअल हैं तो बन सकते हैं रिसर्च एनालिस्ट या नहीं। यस सर। यस पूरे सर। तरह से स्टडी कीजिए, अपना जो है वो पब्लिकेशन जारी कीजिए। आजकल तो एक फॉर्म पे पीडीएफ तक पे आप लगा सकते हैं कि पीडीएफ खुलेगा नहीं जब तक आपका जो है वो ये जो है वो कोड नहीं डाला जाएगा। बहुत तरह से डाउनलोड और बहुत तरह से चीजों के बारे में दिया हुआ रहता है, और आप रिसर्च पेपर को ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहे बेच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए टेंजिबल एसेट कितना जरूरी है, 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट एक अच्छे नॉलेज वाले पर्सन के लिए बनना आसान है या नहीं है? है सर। और अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे क्या, वहां आपको बहुत सारे क्लाइंट क्या करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। क्लाइंट मिलेगा, उनको प्रॉफिट होगा, तब आपका दुकान चलेगा। रिसर्च के केस में क्या होता है, आपने आईपीओ पे रिसर्च करके लिख दिया, अब आपके इस चीज को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे आईपीओ के समय में। कंपनी के ऊपर आपने कुछ लिखा है, खुद कंपनी लेना शुरू कर देती है, खुद कंपनी के राइवल्स लेना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टर लेना शुरू कर देते हैं। इवन पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये सब भी रिसर्च एनालिस्ट के ही डेटा पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि सारे कंपनी के लिए बैठ करके रिसर्च इन हाउस इन हाउस टीम होना चाहिए, तभी तो रिसर्च करके डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो इन हाउस बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो वो भी क्या करते हैं, रिसर्च एनालिस्ट के डेटा पे रिलाई करते हैं। क्लियर है तीनों के बारे में? सर मेरे को डाउट था, ये प्राइस टारगेट आपने क्या बताया था? फिर से बोलिए। प्राइस टारगेट आपने क्या बताया था? मैं तो बहुत चीज बोल रहा हूँ, कुछ मुझे भी बताइएगा तभी तो मैं भी समझूंगा क्या प्राइस टारगेट। सर ये पॉइंट है ना, मींस के अंदर गिविंग प्राइस टारगेट। इसका मतलब हुआ कि मैंने रिसर्च जो किया, मैंने रिसर्च ही इस चीज पे किया कि Infosys share, can Infosys share touch the figure of 2000 in this year? यही मेरा रिसर्च है।
अब मेरा प्राइस टारगेट वहां तक गया और मैंने बताया कि यहां तक पहुंचने के लिए कंपनी का ये चीज होना जरूरी है, इस तरह का प्रोजेक्ट चलना जरूरी है, इस तरह से जो पैसे आने का जरूरी। अगर ऐसा रहा तो कंपनी कैन रीच टू अ प्राइस ऑफ 2000। ये है प्राइस टारगेट। ओके सर। एंड सर एक और डाउट था मेरा। हाँ सर इसमें लास्ट जो मीन्स में जो लास्ट वाला पॉइंट था उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि offering an opinion concerning public offer with respect to securities that are listed or to be listed in stock exchange, whether or not any such person has the job title of research analyst. सर इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे है। यस सर। ठीक, तो ऑफरिंग एन ओपिनियन कंसर्निंग पब्लिक ऑफर विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी दैट आर लिस्ट, जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होने जाने वाला है, लिस्ट होने। आईपीओ आप इशू करते हैं तो प्राइमरी मार्केट में इशू होने का सेकेंडरी मार्केट में उसे क्या होना है, लिस्ट। तो यहां तक तो यही बात है। सर whether or not any such person वाला हैज द जॉब टाइटल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, आपके पास वो जॉब टाइटल रिसर्च एनालिस्ट का हो या ना हो, जरूरी नहीं कि आप अपना जॉब टाइटल क्या लिख करके बैठेंगे कि आप क्या हैं, रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट है। मैं जो है वो अपना नाम नहीं लिखता हूं कि मैं अपने ठेले पे सेलर नहीं लिखता हूं, मैं सिर्फ जो है वो जलेबी लेकर के मार्केट में बैठ गया, अपने ठेले पे जलेबी बेच रहा हूं, क्या मुझे वहां पे सेलर लिखना जरूरी है? नो सर। अगर मैं सर्विस ही ऐसी प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं खुद ब खुद क्या कहलाऊंगा, रिसर्च एनालिस्ट। मैं अपना जॉब टाइटल ही रिसर्च एनालिस्ट का लगाऊं, ये जरूरी नहीं है। एंड इंक्लूड एनी अदर एंटिटीज इंगेज इन इंस्टेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च, किसी भी तरीके से आप बस रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा के बेसिस पे और अपना कुछ फाइंडिंग निकाल करके लाते हैं। आप अपने नाम के आगे रिसर्च एनालिस्ट चिपकाएं या ना चिपकाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब तीनों का क्लियर। अब देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था तो फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ लिए, इंटरमीडिएरीज पढ़ लिया। यस। अब Yes. इसका एक और मेजर विंग है, क्या है वो? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान से एक सेकंड सुनिएगा, जब भी कहीं भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को, मार्केट में रेज करेगी, जैसे भी करेगी, इंस्ट्रूमेंट इशू करके करेगी, लेकिन पैसे लगाने वाले कौन लोग होंगे? एक इंडिविजुअल और एक अदर देन इंडिविजुअल। यही जो इंडिविजुअल है, फिर इसमें अलग अलग कैटेगरी होगा कि कोई इतना लगाया तो क्या कहलाएगा, कोई इतना लगाया तो क्या। जैसे एक हुआ मालदार असामी बोल देते कोलोकियल लैंग्वेज, और ये तो मालदार असामी। वैसे ही इंडिविजुअल के क्या कैटेगरी है और इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में कौन कौन है, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट के हैं तो फिर बैंक है, पीएसयूज है, कौन है। ये जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट के या वेंचर कैपिटल है या एंजल इन्वेस्टर्स हैं, कौन है बेसिकली मार्केट में पैसे लगाने वाले लोग। और ये जो पैसे लगाते किस तरीके से लगाते हैं, गवर्नमेंट मार्केट में पैसे लगाती है, किस तरीके से लगाती है, बैंक के जरिए लगाती है तो पीएसयूज बैंक है, या फिर आपका जो है वो प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, क्या बेसिकली है। इन चीजों के बारे में हमें जानना है और ये है इसका फोर्थ विंग। और तो जाकर के हमारा ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसका ये विंग क्या होगा, पूरा होगा। और आपके एक एक चैप्टर ऐसे करके, जैसे हमारा चैप्टर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, अब हमारा सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज भी हो गया, और ऐसे ही जब अगला विंग हम पढ़ेंगे तो हमारा एक और चैप्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी पूरा हो जाएगा। और ये कोरिलेशन आप कर पा रहे हैं? Yes, sir. तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you all of you, thank you so much.